नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है मेरी कक्षा में। बच्चों, आज हम जो विषय करने जा रहे हैं वो है आलोचना। आलोचना प्राय जब हम सुनते हैं तो किसी की निंदा करना, किसी के केवल दोषों का बखान करना, हम उसे ही आलोचना मानते हैं कि उसने बहुत उसकी आलोचना की। लेकिन बच्चों, ये सही नहीं है। साहित्य में आलोचना शब्द का जो अर्थ है, आलोचना, लोच धातु से बना हुआ शब्द है ये। लोच मन देखना, भली भांति किसी चीज को देखना, उसका परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, अच्छे से सम्यक दृष्टि से उसको देखना और फिर उसके गुण भी बताना और उसके दोष भी बताना, उसको आलोचना कहते हैं। सबसे पहले आप दिमाग के अंदर सरल परिभाषा को डाल लें कि आलोचना का अर्थ है कि साहित्य के अंदर कोई भी कृति या ग्रंथ जो हमारे सामने आता है, चाहे वो ग्रंथ गद्यात्मक है, चाहे वो पद्यात्मक है, चाहे किसी ने अपना कविता संग्रह लिखा है या किसी ने अपनी कहानी संग्रह लिखा है और आप उसको पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ को, उस पुस्तक को पढ़कर और उसके गुणों को भी बताना और उसके दोषों को भी बताना, दोनों चीजों का बिल्कुल सम्यक रूप से देखना, उसको इच्छा, समीक्षा भी कहते हैं इसको, आलोचना को समालोचना भी कहते हैं, समीक्षा भी कहते हैं। तो बच्चों, आलोचना का जो अर्थ है वो कभी भी आप निगेटिव अर्थ में ना लें, इसको पॉजिटिव अर्थ में लें कि उस ग्रंथ के जो गुण हैं उसके अंदर, भाषा संबंधी, शैली संबंधी, विचार संबंधी, उन गुणों को भी देखना है और उसके अंदर यदि कोई दोष रह गया है तो उस दोष की तरफ भी इंगित करना है। तो जो आलोचक होता है वो बिल्कुल तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्ष लेकर बात नहीं करता है। जो पुस्तक में अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार और जिन सिद्धांतों के आधार पर उसकी आलोचना करता है, क्योंकि आलोचना की भी तो भेद हैं, प्रकार है। तो सबसे पहले आप इसकी एक सरल सी व्याख्या बाबू श्याम सुंदर दास से मिलती जुलती इसकी परिभाषा है जो आप नोट कर लें कि आलोचना है क्या। साहित्य के किसी भी ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और अपना मत प्रकट करना कि भाई मेरी दृष्टि में ये ग्रंथ ऐसा है, ये अपना मत उसके अंदर प्रकट किया, उसके गुण भी बताए, उसके अंदर दोष भी बताए। चाहे 95 गुण बता के 5 दोष बताओ, चाहे उसके अंदर 50 गुण 50 दोष बताओ, चाहे उसमें 99 गुण और 1 दोष बताओ, लेकिन उसकी ग्रंथ के अंदर जो कमियां होती है और जो विशेषताएं होती है, दोनों चीजों का वो निरूपण करता है और अपना स्वयं का मत भी उसके अंदर प्रकट करता है। तो बच्चों, किसी भी साहित्य ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसके गुण और दोषों का विवेचन करना उसकी आलोचना कहलाता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी है जिनको आप रट सकते हो, लेकिन आप शब्द को समझ लें। इसको समीक्षा भी कहते हैं, समीक्षा यानी समालोचना। सम माने सम्यक, भली भांति, अच्छे प्रकार, इच्छा देखना, ऐसी समालोचना, सम्यक, भली भांति, प्रकार, समान रूप से। आप लोचना माने देखना, अर्थात भली प्रकार, तटस्थ दृष्टि से देखना, किसी के पक्ष में या बहकावे में आकर नहीं। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, और हम भी हमारे सिद्धांतों के आधार पर नहीं, उसका भी कोई आधार होना चाहिए, काव्य शास्त्र के आधार पर या जो सिद्धांत निर्मित किए हुए उन सिद्धांतों के आधार पर। तो वो जो आलोचना है उसके मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार माने गए हैं। एक आलोचना है सैद्धांतिक, सिद्धांतों के आधार पर, और एक है व्यावहारिक आलोचना। तो बच्चों, ये जो 2 प्रकार की आलोचना है इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे जो सैद्धांतिक आलोचना है उसके मुख्य 2 प्रकार। एक तो सिद्धांतों का जो निर्माण है वो इतिहास प्रसिद्ध किसी ग्रंथ के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करके फिर उनका हम मापदंड बनाकर जब आलोचना करते हैं तब वो सैद्धांतिक इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ के आधार पर आलोचना कहलाती है। और दूसरा है काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर, जो हमारे काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए हैं, अलंकारों को लेकर, गुणों को लेकर, विभिन्न प्रकार के रसों को लेकर जो काव्य शास्त्र लिखे गए हैं, उन काव्य शास्त्र के ग्रंथों के आधार पर जो प्रतिभा और लोक रुचि के आधार पर जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर जब हम समीक्षा करते हैं तो वो समीक्षा काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर आधारित समीक्षा कहलाती है। दूसरी समीक्षा व्यावहारिक समीक्षा। उसमें क्या होता है, एक तो है व्याख्यात्मक, किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करना, वो भी उसकी समीक्षा कहलाती है। व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक, उसकी ऐतिहासिकता बताना, इतिहास से उसका समरूपता
को देखना, वो ऐतिहासिक उसकी आलोचना है। एक है प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर आधारित जो मापदंड तय किए गए हैं, उन मापदंडों के आधार पर उस कृति को या उस कविता को या उस लेख को या उस कहानी को हम जब आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो वो प्रगतिवादी आलोचना कहलाती है। प्रगतिवाद के अंदर क्या है, दो ही तो वर्ग माने गए हैं, एक तो शोषित वर्ग है जिनका शोषण हो रहा है, और एक शोषक वर्ग जो शोषण कर रहा है। तो उसमें किसी गरीब किसान की व्यथा को लेकर यदि कोई कहानी लिखी गई है, किसी मजदूरी को लेकर मान लो कोई कविता लिखी गई है, निराला ने लिखा है वह तोड़ती पत्थर, अब उस कविता की जो आलोचना है वह प्रगतिवादी आलोचना कहलाएगी, जब हम प्रगतिवाद के आधार पर उसकी आलोचना करेंगे। वो प्रगतिवादी। सौष्ठववादी का मतलब है सअष्ट, मतलब सभी अंगों सहित साहित्य के, उस काव्य के, उस रचना के समस्त अंगों के आधार पर समस्त अंगों का विवेचन जब होगा तो वो सौष्ठववादी आलोचना कहलाएगी। एक है मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या। मनोविश्लेषणात्मक यानी उस कृति के अंदर लेखक या कवि या उसके अंदर जो नायक है उसके विचारों का जो प्रतिपादन है वो मनोविज्ञान के आधार पर जब हम करते हैं उसकी आलोचना, तब वो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना कहलाती है। एक आलोचना तुलनात्मक, जैसा कि निबंध में भी एक समय फैशन आया था, दौर आया था जब तुलनात्मक आलोचना बहुत लिखी गई थी कि इसकी तुलना में ये कवि ज्यादा अच्छा है या इसकी तुलना में ये लेखक ज्यादा अच्छा है, या दोनों की तुलना की जाए तो ये इस चीज में श्रेष्ठ है और ये इस चीज में श्रेष्ठ है। ये तुलनात्मक। एक है स्वतंत्रतावादी, किन्हीं बंधे बनाए नियमों पर आधारित न होकर उस रचना पर आधारित कई चीजों को देखते हुए उसकी जब समीक्षा करते हैं तो वो स्वतंत्रतावादी समीक्षा होती है, हमारी आलोचना होती है। एक है प्रभाववादी, उस कृति पर किस चीज का प्रभाव है और वो कृति अपना क्या प्रभाव छोड़ती है, वो प्रभाववादी आलोचना। और एक है निर्णयात्मक आलोचना, किसी भी कृति को पढ़कर फिर एक किसी निर्णय पर पहुंचना और उस निर्णय का प्रतिपादन करना, वो निर्णयात्मक आलोचना है। और एक है शास्त्रीय आलोचना। हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जिन चीजों को अच्छा बताया गया, जिन चीजों को बुरा बताया गया, उन मापदंडों को जब हम अपनाते हैं आलोचना के समय, तब वो शास्त्रीय आलोचना कहलाती है। अब बच्चों बात आती है कि आखिर जो आलोचना की जाती है ग्रंथों की, उस आलोचना करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, आलोचना का उद्देश्य क्या है। तो आलोचना का प्रमुख उद्देश्य है कि सबसे पहले उस रचना के हम मूल भाव को जानें। हर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक साहित्य प्रेमी हर एक ग्रंथ को तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसकी आलोचना से हम पता लगा सकते हैं कि ये ग्रंथ इस प्रकार का है, इस ग्रंथ का ये उद्देश्य है और इस रचना का ये मूल भाव है। तो रचना का मूल भाव बताना, रचनाकार का जो उद्देश्य है उसमें कि रचनाकार ने इसकी रचना क्यों की, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना क्यों की, या प्रसाद ने कामायनी की रचना क्यों की, तो उसमें रचनाकार का जो उद्देश्य है उसका उद्घाटन करना भी आलोचना का उद्देश्य है। तीसरा, उस कृति का, जो कृति लिखी गई है उसके गुणों का और दोषों का मूल्यांकन करना। रामचरितमानस के अंदर कौन से गुण है और क्या उसमें दोष है, उसका मूल्यांकन करना। जायसी ने जो पद्मावती लिखा उस पद्मावती कौन से गुण है, क्या दोष है, उसका मूल्यांकन करना। या फिर शुक्ल ने जैसे सूरदास के समस्त काव्य को पढ़कर जब उसकी आलोचना लिखी, बहुत प्रसिद्ध आलोचक हुए रामचंद्र शुक्ल, आप पढ़िए बच्चों, त्रिवेणी लिखी है उन्होंने इन तीन कवियों की रचनाओं को लेकर। तो उसके अंदर उनकी जो आलोचना करने का जो तरीका है वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही सैद्धांतिक है। तो उसके अंदर उस कृति के गुण और दोष दोनों को व्यक्त करना, तभी तो वो सूर के लिए बिल्कुल एक निर्णयात्मक आलोचना के तहत एक पंक्ति में कह देते हैं कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, और रहस्यवाद को लेकर भी वो कबीर और जायसी की तुलना करते हैं। रचना की व्याख्या हो जाती है। आलोचना करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जो रचना हमारे सामने आई है या नहीं आई है साहित्य प्रेमियों के सामने, तो उस रचना की पूर्णतया व्याख्या भी हो जाती है आलोचना। मन पर पड़ी जो प्रतिक्रिया है, रचनाकार के मन पर या पढ़ने वाले के मन पर जो प्रतिक्रिया होती है रचना को पढ़ने के बाद में, उस प्रतिक्रिया को संप्रेषित करना भी आलोचना का एक प्रमुख उद्देश्य है। कि मान लो मैंने बहुत बढ़िया एक कविता का संग्रह पढ़ा और वो कविता
कविता संग्रह जो है वो बहुत ही यथार्थ को लेकर लिखा गया है, या आज हमारे देश की स्थिति को लेकर लिखा गया है, या कोरोना संकट को लेकर लिखा गया है। तो उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में क्या प्रभाव पड़ा, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया को मैं आलोचना के माध्यम से ही संप्रेषित कर सकती हूँ। तो ये भी आलोचना का एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर उससे मैं क्या करूंगी, रचना का महत्व बताऊंगी और रचना का मूल्य क्या है मैं ये बताऊंगी। जैसे रामचरितमानस हर एक व्यक्ति जानता है कि बहुत ही मूल्यवान रचना है। कैसे जानी उन्होंने? आलोचना के माध्यम से। जिसने उसको पढ़ा उसने आलोचना के माध्यम से बताया, उसको देखकर बताया कि ये जो रचना है वो लोकहित को लेकर चली है, लोक मंगल को लेकर चली है, आदर्शों की स्थापना करती है, कितनी चीजों का समन्वय करती है और जीवन का जो उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य का प्रतिपादन करती है और मानव जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है। सरल भाषा है। तो ऐसे में क्या हुआ, उस रचना का महत्व और मूल्य भी हमारे सामने आया। कबीरदास जी की रचनाओं को पढ़कर यदि एक व्यक्ति, एक आलोचक लिखता है कि कबीरदास जी ने बिल्कुल अनुभूति पूर्वक अपनी चीजों को व्यक्त किया है, तो हमें कबीर जी की रचनाओं को बिना पढ़े ही उस आलोचना के माध्यम से पता चल जाता है कि वाह, उन्होंने कुछ महसूस किया है, उसको उन्होंने व्यक्त किया। तो ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसको पढ़ना चाहिए। बच्चों, जैसे पिक्चर आती है मार्केट में, ट्रेलर आ जाता है आजकल तो, लेकिन उस फिल्म को लेकर यदि कोई समीक्षा लिख देता है कि इस फिल्म में इस तरह का ये है, ये इसके गुण है, ये इसके दोष है, तो हमें उस फिल्म के बारे में पता चल जाता है। ठीक वैसे ही साहित्य के अंदर किसी रचना की जब आलोचना लिखी जाती है तो उस रचना की व्याख्या भी होती है, गुण दोषों का मूल्यांकन भी हो जाता है, रचनाकार का भाव भी प्रकट हो जाता है, रचना का मूल भाव प्रकट हो जाता है और उसका महत्व भी निरूपित हो जाता है, अन्य कृतियों से उसकी तुलना भी हो जाती है और कवि प्रतिभा का उद्घाटन भी हो जाता है कि कवि के अंदर कितनी प्रतिभा है, उसने जो लिखा है, उसकी जो कहानियां हैं वो कितनी गजब की है। प्रेमचंद की कहानियों को लेकर जब उनकी आलोचना लिखी गई तो जिन्होंने प्रेमचंद नहीं पढ़ा था उन्होंने भी उसको पढ़ा, क्योंकि आलोचना पढ़ने से हमें उसका महत्व पता चलता है कि लेखक या कवि कितना प्रतिभाशाली है और उसकी लेखनी की क्या विशेषता है और क्या कमियां। तो ये आलोचना के उद्देश्य है। अब आती है बात बच्चों, आलोचक के अंदर गुण कौन से होने चाहिए? जो आलोचना करता है, जो पुस्तक को समीक्षा करता है। तो आजकल तो बहुत नई पुस्तक आती है, पहले उसकी समीक्षा आती है ताकि पाठकों की जिज्ञासा जग सके और वे एक मूल्यांकित कृति को आसानी से हृदयंगम कर सके। इसके लिए आजकल समीक्षा, आप कोई भी साहित्यिक पत्रिका पढ़ सकते हैं, उसके अंदर, पत्रिकाओं के अंदर नई जो पुस्तकें आती है उसकी समीक्षा पहले ही आ जाती है और समीक्षा का उद्देश्य यही है कि पाठकों के समक्ष उस रचना के महत्व का प्रतिपादन करना और उस कृति का मूल्यांकन भी करना, व्याख्या करना, उसके गुण दोषों को सम्यक रूप से देखना। तो बच्चों, आलोचक के जो प्रमुख गुण हैं उसमें सबसे पहला गुण जो मैं मानती हूँ वो है कि आलोचक तटस्थ होना चाहिए। किसी विचारधारा के पक्ष में होकर यदि किसी कृति का मूल्यांकन करेगा तो कभी भी सम्यक मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसे कि केवल ज्ञान मार्गी व्यक्ति भावों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, या केवल भावनात्मक जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान की वस्तुओं का मूल्यांकन ढंग से नहीं कर सकता। ऐसे ही किसी कृति का यदि कोई मूल्यांकन करता है तो आलोचक का पहला गुण होना चाहिए कि वो तटस्थ हो, ना इधर हो ना उधर हो। दूसरा गुण निष्पक्ष, किसी पक्ष की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा गुण है उसका सहृदयता, यानी उसकी बुद्धि बिल्कुल सही हो, हृदय सही हो, उसमें किसी प्रकार का पागलपन या अविवेक या कच्चापन बुद्धि का वो सब नहीं होना चाहिए। सहृदयता उसका प्रमुख गुण होता है। फिर है उदारता, उसके अंदर उदार भाव होने चाहिए। कृति के अंदर किसी भी अवगुण को देखकर, दोष को देखकर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको सम्यक तरीके से उस लेखक को इंगित करके उस रचना, आगे आने वाली रचनाओं को सुधरवाया जा सकता है। ऐसे में उदार हृदय होना भी जरूरी है, उसका विशाल हृदय हो, सहृदयी हो, तटस्थ हो, वो निष्पक्ष हो और वो उसके पास विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। कोई रचना हमारे सामने आई, असम का कोई कवि है, असम के पास बहने वाली नदियों का चित्रण कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो ये नदी है, ये इस नदी का नाम है, इसके पास का ये स्थान है, ये विस्तृत ज्ञान तो होना ही चाहिए समीक्षा करने वाले को, अन्यथा उसकी समीक्षा में त्रुटि रह सकती है। तो उसका विस्तृत ज्ञान का, यदि काव्य शास्त्री आलोचना कर रहे हैं तो काव्य शास्त्र के मापदंडों का पता होना चाहिए।
अलंकारिक उसमें कोई दोष नजर आ रहा है तो उसको दोषों का पता होना चाहिए, भाषा का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो भाषागत जो त्रुटियां हैं उनको उसकी तरफ इंगित कर सकता है या उसकी जो विशेषता है वो बता सकता है। यदि उसको खुद को ही ज्ञान नहीं है आलोचक को, तो वो किसी कृति के गुण कैसे बताएगा या दोष कैसे बताएगा। तो बच्चों, आलोचक के जो गुण है उसमें सहृदयता, निष्पक्षता, तटस्थता, विस्तृत ज्ञान, उसका प्रतिभाशाली होना, उसका उदात्त हृदय होना और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, तेज बुद्धि होनी चाहिए, उसकी संयमी होना चाहिए, किसी चीज को लेकर वो आक्रोशित ना हो, रचना में किसी विरोधी विचारधारा को पढ़ते समय वो आक्रोशित होकर एक तरफा आलोचना ना करे, संयमी भी हो और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो, यानी सक्षम अभिव्यक्ति शक्ति उसकी होनी चाहिए कि उसने महसूस तो कर लिया, कृति को पढ़ लिया, महसूस तो कर लिया, अब यदि वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो वो एक अच्छा आलोचक नहीं हो सकता। उस कृति को पढ़ने के बाद, यदि कामायनी को पढ़ने के बाद में यदि हमें आनंदवाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, शैववाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम कामायनी की समीक्षा नहीं कर सकते। तो यदि हमारा विस्तृत ज्ञान है, हम सहृदयी है, हम उदारता के साथ और निष्पक्ष दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, तो हम किसी भी कृति का सम्यक मूल्यांकन कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी कोई कृतियां हो कि किसी ने भी कहानी संग्रह लिखा और उसमें कहानी जो है उसके आकार वाकार भी सही नहीं है, तब तो भी सही नहीं है उसके अंदर, और ऐसे में हम उसकी केवल प्रशंसा लिखते, बहुत अच्छी कहानियां लिखी है, क्या गजब है, ये है, वो है, वो गलत बात। आलोचक वही होता है जो तटस्थ होता है, उसके गुण भी बताए, उसके दोष भी बताए, उसमें लेखक की जो रचना दृष्टि है उसको भी वो पकड़ ले, तभी तीक्ष्ण बुद्धि का होना आवश्यक है, संयमी होना आवश्यक है और अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके शब्दों के माध्यम से, तभी वो एक अच्छा आलोचक हो सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।